जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनईपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां सबके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है, एनईपी वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनना तो पूरा आपका तय है, क्योंकि पिछले साल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक, देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम लोगों की। बाकी सारे सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सिलेबस तो सब लोग पढ़ रहे हैं, बट ये चीज़ एनईपी का टॉपिक को लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। क्योंकि आप भी जानते हो कि एनईपी को पढ़ना सरकारी दस्तावेज से और उससे क्वेश्चन बनाना और पिछले क्वेश्चन का एनालिसिस करना, ये कितना बड़ा काम है। मैं बराबर अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि एनईपी पे काम कर रहा हूँ। एनईपी मतलब कि चीज़ों को कलेक्ट करना और लाना और इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना के देना। तो मैंने बहुत समय दिया, टाइम लिया, और आज फाइनली ये बनके तैयार हो रहा है। तो आज हम लोग थ्योरी के साथ साथ एनईपी के क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं। अगर लगा कि फिर संभव हुआ तो एक क्लास और लेके उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन डील करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन, इसको इतना मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे ना कि दिल खुश हो जाएगा। आप टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर आप यूपीएससी पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, एनईपी से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि ये सबसे नई एजुकेशन पॉलिसी है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एनईपी 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 मतलब होगा दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज एनईपी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे देखिए, क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ें चलेंगी, क्वेश्चन भी चलेगा और उसमें आपका कंसेप्ट भी चलेगा, और वो भी मज़ेदार तरीके से चलेगा। ध्यान दीजिएगा। एनईपी मीन्स कि पहली जो कहा जाएगा, अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है सबसे पहला कि अब तक भारत में कितनी शिक्षा पॉलिसी आई हुई हैं। एन तो लगता है क्योंकि नहीं होती हैं। अब तक भारत में कितनी ईपी आई है, कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई हैं? तो अब तक भारत में 3 एजुकेशन पॉलिसी आई हुई हैं। कौन सी आई हैं? पहली आई थी आपकी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। दूसरी आई थी आपकी 1986 में। अब आप कहोगे याद कैसे करें? बहुत बेहतरीन मिनोमिक्स है। 68 को उल्टा कर दीजिए 86, 68 86 उल्टा कर दीजिए, तो दूसरी कब आ गई? 1986 में। और तीसरी तो सबको आपको पता ही है, कब आई है? 2020 में। कब आई है? 2020 में। तो पहला क्वेश्चन एनईपी कब आई थी? सबसे पहली एनईपी कब आई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली कौन सी आई थी? 1968 में। किसके समय आई थी? याद रहे, पिछले साल आपके पेपर में पूछा था किसके समय। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। समय क्या था? 1968। कौन से कमीशन? इसके लिए कमीशन बनता है। किसी भी समिति को, किसी भी पॉलिसी के लिए किसी भी पॉलिसी के लिए एक समिति बनती है। तो उस समय कोठारी आयोग कमीशन था। ये भी आपका पेपर बना हुआ है। हमने कहा ना, पेपर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन बने थे और इस साल कैसे बन सकते हैं, और उसके साथ थ्योरी, तीनों का मर्ज करेंगे, मजा आएगा। बस दिखते जाइए। कोठारी आयोग थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। इनका कोठारी आयोग बना था कब? 1964 से 1966 तक। इस समय तक इनकी क्या बनी हुई थी? समिति बनी हुई थी, और इन्होंने सिफारिश दिया। चलिए आइए दूसरे पे। ये आपका हो गया, ठीक। अब 1986 में जो आप तक अभी तक, इससे पहले आप लोगों ने जो भी पेपर दिया होगा ना, वो किस पे बेस्ड थी? वो 1986 की पॉलिसी पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? 1986 वाले पे। इस समय किसकी सरकार थी? ये पूछ दिया क्वेश्चन कि ये कब आई थी? तो राजीव गांधी के समय में आई थी। कब? राजीव गांधी के समय में, ठीक। तीसरा पूछ दिया कि तीसरी वाली कब आई? आपको पता ही है, 2020। इसके अध्यक्ष कौन है? ये पिछली बार कम से कम 10 एग्जाम में ये पूछा गया था। तीसरी कब आई थी? तीसरी कब आई है? 2020 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। उनका नाम है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिस नहीं करना एक भी डाटा। 31 मई 2019 को इनको
इनकी समिति गठित हुई और उन्होंने अपनी, समय तो लगता है ना किसी समिति को किसी भी रिपोर्ट को बनने में, तो इन्होंने अपना टाइम कब जाके बना के सबमिट किया, 2020 में सबमिट किया। एक क्वेश्चन नया ये भी बन सकता है कि इसको कब लागू करने का प्रावधान है, तो 21-22 में या 22-23 में ऐसे बना के देगा, डायरेक्ट 21 या 22 नहीं देगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, पता चला क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब आइए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसने देखिए जीडीपी मीन्स क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको इकोनॉमिक्स में बताएंगे इसके बारे में, बस इतना समझ लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना हमारे यहाँ सामान बन से जितने हम लोगों को उत्पाद मिलता है, जितना पूरे भारत का इनकम होता है, बस नॉर्मल वे में समझ लीजिए, बाकी हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे। तो जितना हमें रेवेन्यू मिलता है, जितना पैसा मिलता है, सीधा समझिए, जितना पैसा मिलता है, आप जिस भाषा में समझो हम उस भाषा में बताएंगे। जितना हमें रेवेन्यू मिलता है उसका, मान लीजिए हमें अगर 100 रुपये मिला पूरा टोटल, तो 100 रुपये का 6 रुपये हम एजुकेशन पे देंगे। ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। ठीक है, आइए अब इसके लक्ष्य की बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इसका लक्ष्य क्या है। तो आपको एक ऑप्शन जरूर देगा, क्या, 2 करोड़ बच्चे। क्या चीज़, 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा में वापस लाना है। कितने करोड़ बच्चों को, 2 करोड़ बच्चों को जो किसी भी रीजन से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, वापस चले गए हैं, उनको लेकर के लाना है। ये एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, लक्ष्य है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो उसकी एक मिनिस्ट्री होती है। अरे सॉरी, मतलब हाँ, मिनिस्ट्री तो एजुकेशन पॉलिसी की भी होगी, मतलब कोई भी पॉलिसी बनेगी तो एक मिनिस्ट्री होगी ही होगी। तो इससे पहले जो जिसके अंदर एजुकेशन आता था उसका नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तो पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, हमने कहा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराएंगे। पिछली बार पूछा था क्या चीज़, कि MHRD का नाम बदल के क्या किया गया है, तो आप लोग सीधा देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय, भूलना नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। NEP किसकी बात करती है, NEP किसकी बात करती है, आप खुद बताइए। कोई भी चीज़ नई नहीं है तो ये हमारे सारे एस्पेक्ट की बात करेगी, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों की बात करती है। देखिए हम क्वेश्चन कैसे बना था वो हम लेकर आए हैं और थ्योरी भी बता दे रहे हैं। बाकी इस जरूरत पड़ेगी तो एक सेशन क्वेश्चन का ले लिया जाएगा। ठीक, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मतलब टोटल, होलिस्टिक टोटल डेवलपमेंट, सभी विकास की बात करेगी। कौन, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बच्चे की सभी विकासों की बात करेगी। सभी विकास मतलब हमने आपको बताया था विकास वाले टॉपिक में। हम देखिए, हमने आज से पहले आकलन, मूल्यांकन, विकास, वृद्धि, टैगवर्ड, शिक्षण विद्या, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करा दी हैं। इसलिए इसको वेट कर रहे थे कि वो ख़त्म होंगी तो आपको समझ में आएंगे। अब इसमें वो डायरेक्ट शब्द आएंगे और जब आप इसको सुनोगे तो आपको वो भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा। हम इसको अगर पहले ही पढ़ा दिए होते तो कितने टर्म आपको यहाँ से बाउंस हो जाते। तो आप यहाँ होलिस्टिक समझ रहे हो, याद करिए हमने क्या कहा था, आप बन रहे हो टीचर, टीचर की मिलेगी नौकरी, नौकरी मिलेगी तो आप जो भी टीचर बन जाता है तो उसको क्या करता है, टीचर बनने के बाद क्योंकि उसका एज अब ओवर हो रहा है, IAS में बैठने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो देता है PCS का एग्ज़ाम। कोई भी टीचर अधिकतर क्या देता है, PCS का एग्ज़ाम क्या देता है, यहाँ देखिए PCS का क्या देता है, एग्ज़ाम देता है, PCS का एग्ज़ाम देता है। और इसी PCS की एग्ज़ाम मीन्स कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या, कि इन चारों पक्षों का विकास, PCS का नहीं विकास, फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव मानसिक, सोशल सामाजिक, इमोशनल संज्ञान भावात्मक, इन चारों पक्ष। इसके बाद भी कोई पक्ष होता है जी, होता है, नहीं होता है। तो यही चारों का करता है क्या, विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। सभी पक्षों का विकास कौन करने की बात कर रहा है, NEP करने की बात कर रही है। ठीक है, अब आइए, अब इसमें आगे क्या चीज़ें हैं, एजुकेशन को लेकर के, बेसिक स्कूल एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के क्या बातें की गई हैं, अब हम वो लोग सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि इससे पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे। देखिए अभी तक ऐसा कोई चीज़ है जो हम लोग रटवाए हैं, कोई रटवाए हैं नहीं ना, रटवाएंगे नहीं, समझिएगा बस, देखते जाइए। इससे पहले
10+2 स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते थे। क्या फॉलो करते थे? 10+2। पिछली बार एक क्वेश्चन बना कि अब 10+2 को किस में रिप्लेस किया गया। मतलब हम लोग पहले 10 पढ़ते थे, शुरू से 10 के बाद +2 यानी कि 12। कोई पूछता था किस में हो, तो हम +2 में हैं, मतलब कि हम 12 में हैं। समझिए इस चीज़ को। अब इसको बदल करके पूछा था, क्या बन गया है? 5+3+3+4, 5+3+3+4, 5+3+3+4। याद रहना चाहिए 5+3+3+4 मतलब 5+3+3+4, 5+3+3+4। याद कराने के लिए इतना बोल रहे हैं। मतलब पहले आप 5 साल दोगे, ये टूट गया, ये भाई टूट गया, कमज़ोर था ना। मतलब अरे काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। दुनिया का नियम है, परिवर्तन होना, टूटना। 5 पहला बना 5, दूसरा बना 3, मतलब पहले 5 साल देंगे आप, फिर 3 साल देंगे आप, फिर 3 साल देंगे, और फिर 4 साल देंगे, और ये फाइनल हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 5 साल आप देंगे फाउंडेशन में, 5 साल आप देंगे फाउंडेशन में, यानी कि एफ फॉर फाउंडेशन। फिर 3 साल आप देंगे कहाँ पे? प्रिपरेटरी स्टेज। यस, फाउंडेशन। फिर 3 साल आप देंगे प्रिपरेटरी स्टेज में, फिर 3 साल देंगे आप मिडिल स्टेज में, फिर 4 साल देंगे आप सेकेंडरी स्टेज में। मतलब पहले 5 साल आप देंगे, यहाँ पे देख लीजिए और अच्छे से समझाए हैं। स्कूल एजुकेशन पहले 5 साल देंगे आप फाउंडेशन में, तो FPMS, पहले 5 साल फाउंडेशन, फिर 3 साल प्रिपरेटरी, फिर 3 साल मिडिल, फिर 4 साल सेकेंडरी। याद कैसे करें? फाउंडेशन मतलब होता है बेस, सबसे शुरुआत। अब देखिए जैसे हम लोग पहले क्या था कि 5 से 6 साल का बच्चा होगा, 5 से 6 साल का बच्चा होगा तो हम लोग स्कूल में कराएंगे एडमिशन। बट अब वो चीज़ें हो गई हैं बदल। क्या हुई हैं कि आप अब एक से एडमिशन नहीं कराओगे। आंगनबाड़ी की व्यवस्था तभी भी थी, अब उसको और बढ़िया किया गया है कि बच्चा जब 3 साल का होगा, कितने साल का? 3 साल का होगा, तो आप उसको लेकर जाएंगे प्लेवे यानी कि आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में जो भी माताएं रहती हैं, तो उनका क्या होता है? आपको पता है कि क्यों आंगनबाड़ी में लेडीज़ों को रखा जाता है? क्योंकि देखिएगा प्राइमरी में अधिकतर लेडीज़ रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है ममत्व का गुण, और इससे बच्चे को होता है मिलता है वात्सल्य। कल हम आपको वात्सल्य पढ़ा चुके हैं। बच्चों को मिलता है प्रेम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पहले तीन यानी कि आप देंगे उसको कहाँ? आंगनबाड़ी में। 3 साल वो बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बस खिलाना है एकदम मज़े से, जैसे मन करे खिलाओ। आपको मन करे तो उसके साथ बतख बनो, मन करे तो बंदर बनो, मन करे तो चॉकलेट से खिलाओ, मन करे तो छुपम छुपाई, मन करे तो जो बच्चा खेल रहा है, मज़ा कर रहा है, गुड़िया के साथ खेल रहा है, खेलो, खिलाओ, बॉल के साथ खिलाओ। मतलब उसको एडजस्ट कराओ, किसके अकॉर्डिंग? स्कूल के अकॉर्डिंग उसको अटैचमेंट हो जाए। बच्चा माँ को, पिता को, परिवार को नहीं छोड़ता है, बट जब वो आपके पास आ जाए तो आपसे वो चिपक जाए, मतलब आपसे उसका भी स्नेह लग जाए। अब आपके यहाँ आना उसको बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो हम लोग छोटे थे, जैसे एडमिशन हुआ 1 में गए तो नहीं हम लोग रह पाते थे, तो कुटाई होती थी कि नहीं होती थी? तो यहाँ पे कुटाई नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? यूज्ड टू हो जाएगा। और जब वो 3 साल कहाँ प्राइमरी में यूज्ड टू हो गया, तो फिर 3 साल वहाँ यूज्ड टू हो गया। तो अभी भी देखिए जब वो 5 साल का होगा या 6 साल का होगा, तब वो कहाँ एडमिशन लेगा? 1 और 2 में। यानी कि जो प्राइमरी का 1 और 2 था, ध्यान दीजिए, ये 5 साल का मतलब जो प्राइमरी का 1 और 2 का, उसको लाए हम फाउंडेशन में कि 1 और 2 वो यहाँ पर देगा। कहाँ देगा? फाउंडेशन में देगा। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी का 1 और 2 और आंगनबाड़ी का 3 साल, दोनों मिला करके 5 साल, ये कहाँ देगा? फाउंडेशन में। चीज़ें समझ में आ रही होंगी? ठीक, अब आते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल, प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल, कौन सा 3 साल? 1 और 2 तो यहाँ हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5। चीज़ें समझ में आ गई? ये कहाँ से? 3 से 6 साल। ठीक, अब ये 7, 8, 9 या फिर 6, 7, 8, जैसे 7, 8, 9, 3 साल यहाँ देंगे। फिर बाकी का आगे का, अब देखिए प्रिपरेटरी मीन्स क्या कि प्राइमरी के जो बच्चे हुए 3 साल है वो कहाँ देगा? प्रिपरेटरी में। फिर उसके बाद जो हम लोग मिडिल बोलते थे 6, 7, 8, वो मिडिल 6, 7, 8 वैसे ही है। और फिर पूछ देगा सेकेंडरी, मीन्स कि 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। अब आपका हो जाएगा क्या चीज़?
यहाँ लिखिए 9, 10th, 11 एंड 12th, ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी में। बाकी का 4 साल सेकेंडरी में। चीज़ें हो गई क्लियर। फंडामेंटल, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी। अब 4 साल का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एडिशनल एग्जाम क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ये हुई आपकी स्कूल बेस्ड की, जो स्कूल लेवल पे हैं। अब पूछेगा थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाके कि मान लीजिए कि आप लोग सुने होंगे कि बीएड को अब 4 साल का किया जाएगा। ठीक, इससे क्वेश्चन बना के पूछ दिया था कि कब किया जाएगा। मान लीजिए कुछ लोग आपको में बीटीसी या डीएलएड किए होंगे, तो बीटीसी और डीएलएड क्या होगा, 2030 के बाद अमान्य घोषित हो जाएगा। नौकरी लेना है तो उससे पहले आप ले लीजिए। ठीक, तो 2030 तक बीएड को क्या किया जाएगा, 4 साल। तो क्वेश्चन पूछा था कि कब तक 4 साल करने का प्रावधान कराया गया है। 2030 तक हो जाएगा बीएड को ही मान्य, मतलब कि टीचिंग की डिग्री 4 साल की हो जाएगी, मतलब आप स्नातक करोगे 4 साल में। ठीक, फिर पूछा एक और क्वेश्चन पूछा उसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट कितने साल का आप करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जिनका 3 साल का ग्रेजुएट है उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करना है, और जिनका 4 साल का ग्रेजुएट होगा उनको 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट करना है। कुल मिला के 5 साल आपको रहना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, वो देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बदमाश है। फिर पूछा कि बताइए कि कौन सी डिग्री को हटा दिया गया है। तो अगर आप एमए करने के बाद जीआरएफ वगैरह निकाल ले रहे हैं तो आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा कर के पीएचडी कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आई, ये सारे चीज़ें समझ में आई। अब आगे किसकी बात कर रहा है, टीचर की शिक्षा की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, उसके इंक्लूजन की बात करेंगे। क्या बताइए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब है उसने कुछ बातें कही हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे ताकि कम टाइम में हमको स्कोर मिल जाए। देखिए, आपको यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड को भी ढूंढना है। ये नहीं कि जैसे आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, हम पढ़ा देंगे एनसीएफ में, या फिर टैग वर्ड में, या फिर शिक्षण अधिगम में, या फिर जो भी चीज़ हमने बताया था वो भी यहाँ पे फॉलो होंगी। ठीक, कभी भी निगेटिव बात को कोई भी पॉलिसी या कोई भी फ्रेमवर्क एनसीएफ बात नहीं करेगा। ठीक, हमने कहा बहुभाषिकता, क्या कहा, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से क्या होगा, मतलब इसमें बहुभाषिकता पे बल दिया गया है। किस पे, एनईपी में भी बहुभाषिकता पे बल दिया गया है। इसको एनसीएफ में भी एक संसाधन माना गया था। इससे क्या होता है, हमारा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक से अधिक भाषा को आप जानेंगे तो आपका मानसिक स्तर बढ़ेगा। ठीक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट की, कि हाँ बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराइए। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान मत दे दीजिए। अब हम ही आते हैं और आपको डायरेक्ट एनईपी ये वो पढ़ाते तो मज़ा आता नहीं। हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि नहीं, चीज़ों को जोड़कर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो वही कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दस्तावेजों, हमने कहा ना, एनईपी के पढ़ना और वहाँ से बनाना और फिर आपको समझाना, ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो संरचनात्मक समझ की बात होगी। रटना मना है, हर जगह लिखा है, रटवाने पे बल नहीं देगा, एनईपी ने बोला है। फिक्स्ड, कुछ लोग स्थैतिक चीज़ें पढ़ाते हैं ना, रिजिड टाइप का नहीं। हमें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है कि हमें लचीला बनाना है, क्लास को, शिक्षक को, विद्यालय को, अपने आप को लचीला बनाना है। और एक मानक होगा उनका, एक स्टैंडर्ड होगा ना। फिक्स्ड मतलब एक स्टैंडर्ड होगा कि ये स्टैंडर्ड, ये रूल होगा। उस रूल से हटा करके हम कहाँ करेंगे, उसको फ्लेक्सिबल करेंगे। क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल करेंगे। ठीक, रचनात्मकता, रचनात्मक मतलब कि रचनात्मकता पे बल देंगे। हमने कहा ना कि पॉजिटिव, देखिए नवाचार पे बल देंगे, समावेशी पे बल देंगे। नवाचार नए नए शोध करेगा, क्रिएटिव होगा। समावेशी सबको एक साथ पढ़ाएंगे। विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ लाएंगे। कोई बहुत प्रतिभाशाली, कोई क्रिएटिव, कोई एवरेज, कोई नॉर्मल, कोई थोड़ा सा बिलो एवरेज, थोड़ा सा मंदबुद्धि, सबको, कोई दिव्यांग, उन सबको, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले सभी को एक साथ बैठा करके हम उनका क्या कराएंगे, पढ़ा के उनका कराएंगे क्या, समग्र विकास। अभी बताए थे आपको समग्र विकास। ठीक, अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड, एक ये संस्था है, इसको बोलते हैं हम लोग ECCE। क्या बोलते हैं, EC, फुल फॉर्म भी आ सकता है,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी स्थापना की जाएगी। अरे इसकी जो इसने जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है ये लचीला, बच्चों को लचीले के तरीके से, खेल के रूप में, गतिविधि के रूप में, विकास का बहुआयामी क्षेत्र, मतलब इन सब के आधार पे मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये बात करता है एनईपी के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ से आपने क्या समझा, सारी वही चीज़ें हैं कि नहीं जो चीज़ें एनसीएफ वगैरह में है, तो मतलब वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये नहीं कि एनसीएफ में कुछ और नहीं होगा और एनईपी में कुछ और नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई हैं। इसको हम पॉजिटिविटी मिलेंगे और अच्छा ही है, थोड़ा पढ़ना कम पड़ गया। अब आइए सीखने के लिए सीखना, देखिए ये है एक कैसे सीखा जाता है उसके लिए है, इसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मेटा कॉग्निशन। आपके एग्जाम में ये पेपर आएगा कॉग्निशन। हम देखिए इंग्लिश के साथ हिंदी को भी लेकर चलते हैं, आपको मालूम है क्यों? पारासंज्ञानात्मक इंग्लिश में, हिंदी में कुछ भी लिख देगा लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपका सेम टू सेम वही रहता है। हम दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। सीसी पढ़ा दिया है हमने, सतत मूल्यांकन की बात होगी, लगातार हो रहेगा मूल्यांकन, हमने आपको बताया है। लगातार पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के साथ, पढ़ाने के बाद हर समय होगा मूल्यांकन, किस में? सतत मूल्यांकन में। ठीक, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब साल के लास्ट में मतलब मूल्यांकन होगा। कहने का सेंस ये है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस पे बल दिया गया है, तो योगात्मक मूल्यांकन पे बल नहीं दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? सतत मूल्यांकन पर, अधिगम से पहले, अधिगम के साथ और अधिगम के बाद के मूल्यांकन को बल दिया गया है। छात्रों के प्रोग्रेस के आकलन, मतलब एक क्वेश्चन ये भी बना था कि छात्रों का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसके आकलन या उसके मूल्यांकन के लिए क्या चीज़? परख नाम का, परख याद रख लीजिएगा कि छात्रों के प्रोग्रेस के छात्रों का जो प्रगति है उसके आकलन या मूल्यांकन के लिए परख नाम का एक क्या बनाया जाएगा? एक संस्थान, एक केंद्र, एक सेंटर बनाया जाएगा और वहाँ पे बच्चों के प्रोग्रेस का आकलन किया जाएगा। ठीक, याद रहे ये आया है पेपर में। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। अब देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन है, हमने डाटा निकाला, हमने क्वेश्चन देखे थे, एक दो जन के लोग बच्चे स्क्रीनशॉट भेजे थे जहाँ ऑफलाइन पढ़ाते थे, उन्होंने हमें कहा कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। नॉलेज है तो पूरा बोलिए, नहीं तो बोल दीजिए नहीं पता, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चे की भाषा में होगा, कहाँ तक? कक्षा 5 में। ये हमने एनसीएफ में भी पढ़ा है। यहाँ अलग क्या हुआ देखिए, कक्षा 5 तक तो होगा, विकल्प है कि आप 8 तक भी लेकर जा सकते हैं। कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? कक्षा 8 तक। ध्यान दीजिएगा, 5 तक तो कम से कम 5 तक तो जरूरी है, कक्षा 8 तक भी लेकर जाएंगे। ठीक, और आगे भी आवश्यकता है तो विकल्प आपके पास रहेगा कि आप 8 के आगे भी लेकर जा सकते हैं। बॉन्डिंग नहीं है, ये आप पर छोड़ा गया, कंपलसरी 5 तक है, 5 के बाद 8 तक भी लेकर जा सकते हैं। और विकल्प ये भी है कि 8 के बाद भी आप मातृभाषा में एजुकेशन देंगे। क्वेश्चन बनेगा, बना है, हमेशा बनता है और बनेगा। राज्य क्या करेगा? थ्री लैंग्वेज फार्मूले को इसमें अपनाया गया है। अरे 3 लैंग्वेज फार्मूला तो आपका आज भी सारा है, कोठारी जी थे तब से इन्होंने इसको दिया था। तो राज्य 3 लैंग्वेज फार्मूला को, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्थितियाँ बदल गई हैं। एक आपका मदर लैंग्वेज हो जाएगा 3 लैंग्वेज में, एक आपकी दूसरी भाषा जो आपका टारगेट लैंग्वेज होगा, मान लीजिए कि मेरी हिंदी है, ठीक, तो टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए आपकी इंग्लिश हो गई। ठीक, तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए दूसरी भाषा आपकी वो हो जाएगी। और एक तीसरी भाषा को बोल रहा है कि तीसरी भाषा में आप विकल्प में कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज कौन सा? कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, ये आपके पेपर में बना हुआ है। पहला मदर लैंग्वेज या स्थानीय भाषा जिस भाषा का बच्चा है, दूसरा उसका एक टारगेट लैंग्वेज होगा, और तीसरा उन दोनों के बाद विकल्प में कोई भी एक अदर लैंग्वेज कुछ भी ले सकता है। जस्ट लाइक संस्कृत ले सकता है, कंपलसरी नहीं है, ले सकता है। ठीक, राज्यों के ऊपर इसको छोड़ दिया गया है। क्लास 6 ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 में अतिरिक्त भाषा में शास्त्रीय भाषा, मतलब जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा तो अतिरिक्त भाषा के रूप में, मतलब एक्स्ट्रा भाषा के रूप में वो शास्त्रीय भाषा ले सकता है। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल भाषाएं ले सकता है। अब क्लासिकल में कौन कौन सी भाषा होती हैं? स्टैटिक जीके का पद बता दे रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा में देखिए कौन कौन सी होती हैं। साउथ की, लगभग साउथ की सबसे ज़्यादा, देखिए कौन सी? त से तमिल,
तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम तीनों साउथ की हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम साउथ की है। कन्नड़ साउथ की है। अरे तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तमिल, और क्या बोलते हैं तेलुगु वहीं का, फिर तेलुगु, मलयालम केरल का, कन्नड़ आपका कर्नाटक का, बचा क्या ओडिशी, ओडिशी आपका कहाँ का, उड़ीसा का है, तो साफ ही दिख रहा है। ठीक, ये सारी भाषाओं में से एक भाषा क्लास 6 के बाद ले सकते हैं। एक और है कि व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से शुरू हो जाती है, अभी लिखवा दे रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई? देखिए कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, चलिए देखिए। देखिए हमने कहा ना कि क्लास 6 में व्यावसायिक शिक्षा की क्या की गई है, बात की गई है। उसमें इंटर्नशिप की भी बात की गई है। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा मतलब हम बच्चों को फर्नीचर सिखा रहे हैं, तरह तरह की स्किल सिखा रहे हैं, ताकि वो आगे चल के, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई गवर्नमेंट सर्विस करे, अलग अलग फील्ड में आप वोकेशनल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग करना, ये करना, ड्राइंग के क्षेत्र में जाना, सिंगिंग के क्षेत्र में जाना, तरह तरह के उनको ऑप्शन खोल दिया जाएगा, ताकि वो क्लास 6 से ही उसके प्रति यदि रुचि हो तो डेडिकेटेड हो सके। ठीक, अब आपका आता है कि माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाएं, मतलब जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर जाएगा, सेकेंडरी लेवल पे जाएगा, तो क्या कर सकता है, वो विदेशी भाषाएं वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। थोड़ा सा लेंथ हो सकता है बड़ा हो जाए, क्योंकि हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर कराते हैं। एक है RPWD, देखिए फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इसलिए दोबारा हमने आपके लिए परख का फुल फॉर्म लाया है। पिछली स्लाइड में परख बताना भूल गए थे। RPWD, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो पहले जो विकलांग होते उनका हम लोगों ने नाम दिव्यांग रख दिया। ठीक, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आया था? क्वेश्चन पहला ऐसे ही बन जाएगा, स्टैटिक जीके में बन सकता है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम में क्या कहा गया है कि इसके अंदर समावेशन किया जाएगा। कैसा समावेशन? जो सामान्य बच्चे हैं या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ हमें पढ़ाना है। किसके अंदर कहा गया है ये? राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक, अब एनईपी ने और क्या बोला है इन बच्चों के बारे में? इन देखिए, ये पिछले साल का पेपर है, भूलना नहीं है। पिछले साल का पेपर ये भी बना था कि क्लास 6 के किस कक्षा से क्या किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, तो क्लास 6 से शुरू की जाएगी। दूसरा बना है कि इमारती ढांचा, जो इमारती ढांचा होगी उपयुक्त तकनीकी, मतलब कि दिव्यांगों के लिए हम लोग उसके तरह की इमारत का ढांचा बनाएंगे। एक क्वेश्चन बना था पेडागोजी से जोड़ करके, एनईपी को पेडागोजी में घुसा के पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, बहुत टफ थे। बस उसमें एक चीज़ ये थी पकड़ने वाली कि हमें इनके लिए इमारती ढांचा बनाना चाहिए। मीन्स कि सबके लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लेकिन इनके लिए वो बना होता है ना, ताकि उसमें नॉर्मल लोग भी चले जाए और ये लोग भी चला जाए। तो मतलब कोई भी आप संस्थान बना रहे हैं तो वो भी बना दीजिए। अब आप खुद सोच के देखिए, थिंकिंग बदलिए अपना, खुद सोच के देखिए। एक बच्चे को, अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना तो खूब बढ़िया उसमें दिखाया गया है कि एक बच्चे को व्हील चेयर पर बैठा है, उसको वो लोग गोद में टांग करके सीढ़ियाँ पार करा रहे हैं। ये चीज़ें आपको लग रहा है कि सही होगी, बट ये चीज़ें सरासर गलत हैं। एक बच्चे को फील करिए कि एक बच्चे को सीढ़ी पर क्या किया जा रहा है, व्हील चेयर पर बैठा और उसको उठा करके सीढ़ी उसको चढ़ाई जा रही है। और खुद सोच के देखिए, एक उसका ड्रॉयर बना दिया गया जिससे बच्चा खुद अपने व्हील चेयर को सरका करके ऊपर चढ़ सकता है बिना किसी का हेल्प के। दोनों में थिंकिंग बदली कि नहीं बदली? यही थिंकिंग बदलनी है, यही सोच बदलनी है। तो क्या उसको बुरा भी फील ना हो और वो हम लोग के साथ एडजस्ट भी हो जाए और उसके अंदर कोई ऐसी भावना भी ना आए। यही होता है आपका राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक, तो उनके लिए तकनीकी सुविधाएं की जाएंगी। और देखिए यहाँ से भी पेपर बना है पिछले साल, ये भूलना नहीं, इसलिए हम तोड़ कर आपको क्यों पढ़ाते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, अब वो लोग तो डिसेबल है तो उनके लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, और निजी शिक्षक, सभी बच्चों के लिए एक शिक्षक का भी प्रावधान करना है यदि आवश्यकता हुई तो।
ये नहीं करना है करीब सर हर एक बच्चे के लिए एक टीचर, हाँ एक निजी शिक्षक की व्यवस्था करना है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में आया था पिछली बार। हमने कहा ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन बने हैं वैसे वैसे आपको बता रहे हैं। देखिए अब हमने कहा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है जानने का, कि परख का, कि सबका आपको क्या करना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा फुल फॉर्म। नहीं देखिए हम चाहते तो हटा सकते थे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आपको। देखिए परख, परख किस लिए बना है, चलिए याद हो जाए, रिकॉल करिए। परख किस लिए बना है? परख बना है असेसमेंट के लिए। किसके असेसमेंट के लिए? बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के आकलन के लिए, ठीक, मतलब कि सतत मूल्यांकन के आकलन के लिए या फिर मूल्यांकन के लिए। तो ये कैसे मूल्यांकन करेगा? ये 360 डिग्री पे मूल्यांकन करेगा। कैसे मूल्यांकन करेगा? 360 डिग्री पे। यहाँ से इसको करी अलग। कैसे मूल्यांकन करेगा? ये करेगा 360 डिग्री पे मूल्यांकन, मतलब सभी एस्पेक्ट पे। ये भी पेपर पिछले पेपर में आया हुआ है कि किस तरह से मूल्यांकन करेगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था 360 डिग्री। कौन कौन करेगा? टीचर आपका आकलन करेगा, पीयर आपके साथी आपके आकलन करेंगे और खुद आप अपने आकलन करेंगे। मतलब इस तरह से 360 डिग्री पे आकलन होगा। एक और होगा, देखिए प्रोग्रेस कार्ड एक बनाया जाएगा। एक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा जिसमें उनके जो तीनों आयाम होते हैं जो ब्लूम वाले, वो भी हमने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें गत्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, गत्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, इन तीनों के डेवलपमेंट की बात की गई है। मतलब कि फिर आपका वापस होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। फुल फॉर्म क्या होता है परख का? परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कई बार बोलना है, याद होगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू फॉर, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक। देखिए देखिए भागना नहीं है यहाँ से। अगर आपको लगे थोड़ा सा टफ तो हम समझाने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। भागिए नहीं, बस समझिए उस चीज़ को। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं फुल फॉर्म देख रहे हो तो भी नहीं भागना है, क्योंकि आपके पेपर में आएगा। आप लोग कुछ लोग करते हो कि उड़ती रहते हो इस चैनल से उस चैनल, भागोगे अपने मन से बताओ, पेपर में आएगा तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? तो फंसना नहीं है, याद रहे, ध्यान दीजिएगा। जब पढ़ोगे तभी पेपर टेकल करोगे। और दूसरे से आगे जाना है, रोते भी हो कि नंबर कम आ गया और फिर बोलते भी हो कि पढ़ना भी नहीं, भागते भी हो, नहीं होगा। देखिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये एक पहल जारी किया था सरकार ने। एक पहल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पहल जारी किया था सरकार ने। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा ना कि ये चीज़ें डायरेक्ट आपके ऑप्शन में दिखेंगी। क्या चीज़? ये आपको एक बार रिकॉल करिए, एक बार देखिए, फिर आप क्या करिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक। नोट करते जाइए, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। ऐसे आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन अगर इसका चाहिए तो नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते जाइए, देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आप खुद देखिए क्या ये चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, लगाइए, देखिए। और फिर जब एग्जाम में आप आएंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि हाँ क्या चीज़ आप पढ़ कर गए थे। तो डायरेक्ट आपके ऑप्शन में दिखिए, कुछ भी दिख सकता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है कि ये दिखना जरूरी है, कि ये दिखेगा। भारत सरकार ने एक पहल किया, क्या चीज़ के लिए पहल किया बाबू? विविध भाषाओं द्वारा एकता, मीन्स कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नाम आप सुने होंगे। इसमें क्या है कि बहुभाषिकता पे जोर दिया गया। अब अलग अलग भाषाएं जब बालक सुन रहा है, देख रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा? भारत की एकता के बारे में पता चलेगा कि इतने सारे भाषाओं के बाद हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें क्या होगा? उसकी एकता के बारे में पता चलेगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम के बारे में यह है कि पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। मतलब नहीं होता है कि आपने पढ़ा होगा 92 वाला वो नीति की बॉर्डन के साथ पढ़ना, बॉर्डन के साथ नहीं, बस्ता बिना बोझ का है ना, 92-93 वाला वो यशपाल समिति आया था, सुपर टेट में भी आया था। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम को कम करना है, मीन्स कि उसके रिड्यूस करिए पाठ्यक्रम को। ये पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना, वो सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब उसको बोझ मत बनाइए। जब पाठ्यक्रम कम होगा, आप देखोगे कि चुनाव में कम भी हो गया, कोरोना में कम भी हो गया था। पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, जिससे क्या होगा? बुनियादी चीज़ों पे काम किया जाएगा। उसके बाद अब बुनियादी चीज़ें कौन सी? सारे पॉजिटिव चीज़ें। जब आप पढ़ना कम करोगे, मीन्स कि सिलेबस से बाहर आओगे कि ये पढ़ना है, ये सवाल लगाना है, तो ये करना है, ये लिखना है, नकल उतारना है, हैंडराइटिंग बनाना, क्या क्या करेगा बच्चा? तो क्या होगा?
तो जब इस चीज़ों को जब हम कम करेंगे पाठ्यक्रम से तो बुनियादी चीज़ों पे काम होगा। तो क्या बढ़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी बच्चे की। जब समय बचेगा तो क्लास में करेगा क्या? उसको आप एक्टिविटीज़ बेस्ड दीजिए, उसको समस्या वाली चीज़ें दीजिए, उसको खोज आधारित दीजिए, एनालिसिस करने का गुण विकसित करिए, एक्टिविटी में उसको घुसाइए। तो उससे क्या होगा? उसका क्रिटिकल थिंकिंग कम बढ़ेगा। पाठ्यक्रम कम करेंगे तो बढ़ावा किस पे देंगे? क्रिटिकल थिंकिंग पे, एनालिसिस पे, डिस्कवर खोज पे। वो डिस्कशन करेगा दोस्तों के साथ किसी चीज़ पे तो उसकी और बुद्धि और चीज़ें बढ़ेंगी, भाषा बढ़ेगा उसका। ठीक, अब आ गया ये दिया है कि अधिगम प्रयोगात्मक है। आपके पेपर में आएगा, पिछली बार सीडीपी में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अधिगम क्या है। ठीक, तो ये प्रयोगात्मक है। इसकी इंग्लिश होती है एक्सपेरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरियंशियल, कि प्रयोग द्वारा किया जाता है अधिगम। ठीक, व्यवहारात्मक भी वहाँ पे ऑप्शन में था लेकिन वो गलत हो जाएगा। व्यवहारात्मक मतलब हो जाता है कि अब ऑप्शन में आपका हमने कहा ना पेपर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको बाबू कि क्या है, स्टिमुलस है, उद्दीपक है, दोनों को जोड़ रहे हैं। स्टिमुलस है, उद्दीपक है, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये व्यवहारवादियों ने कहा था ना, पढ़े होगे आप। ठीक, मीन्स की प्रयोगात्मक है, अधिगम को प्रयोग के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कला व खेल सभी विषय में इंक्लूड किए जाएंगे। जो अब कला है, कला जैसे खेल खेल में पढ़ाना, कला द्वारा पढ़ाना, ये सभी विषयों में इंक्लूड किया जाएगा ताकि बच्चे को मज़ा आए पढ़ने में, खेल खेल में सीख जाए, वो कला में सीख जाए चीज़ों को वो। ठीक, एक आप देखते होंगे कि हम लोग जब हाई स्कूल गए उसके बाद स्ट्रीम में बदलने लगी। क्या? कॉमर्स कोई लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई बायोलॉजी लेगा, कोई कुछ लेगा। अब हमने लिया मैथ साइंस, हम जा नहीं सकते सोशल साइंस पढ़ने। होगा क्या? हमारा इंटरेस्ट हो गया सोशल साइंस में तो भाई करे तो करेगा, दोबारा आओ आप वापस फिर से करो। नहीं, इस बार क्या किया गया है कि नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है? अब आर्ट और साइंस के सब्जेक्टों में अलगाव नहीं है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको लेकर के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट आर्ट के भी ले सकते हो, जो मन करे हो साइंस के भी ले सकते हो, दोनों के एक साथ लेकर के आप पढ़ सकते हो। इससे हटा दिया गया। ठीक, इसमें एक और चीज़ बताएगी, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों जैसा मानक स्टैंडर्ड प्राइवेट का होगा वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल का भी मानक तय किया जाएगा, मतलब कि एक समान अधिगम कराया जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। ठीक, एक देखिए एक और आया है कि एक एनसीईआरटी ने 2025 तक एक डेवलप करने की बात किया। किसको? एनसीपीएफ। घबराइए मत, घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। देखिए बस इतना ही रखिए ना, एनसीपीएफ, इसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको अगर सर जब पढ़ना नहीं है तो इतना लंबा क्यों लिखे? लंबा लिखे है ना, आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। लो रख लिए, क्या करोगे? एनसीपीएफ को मत पढ़ लेनी, जा क्या याद कर लीजिए एनसीपीएफ को। एन से नेशनल, एन से एनसीईआरटी होता है, नेशनल होता है ना, एन से नेशनल, सी से करिकुलम, नेशनल करिकुलम एंड पी से पेडागोजी, अब पढ़ ही रहे हो, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। एफ जैसे एनसीएफ में एफ का फ्रेमवर्क होता है, उसी का फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बीच में पेडागोजी घुसा दीजिए, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। और आप बताइए कि क्या इसका हमने अभी आपको बताया नहीं था फुल फॉर्म? ईसीसी का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब याद हो जाएगा, अब नहीं घबराओगे, नहीं तो देख करके फुल फॉर्म आ जाएगा आपके पेपर में तो करोगे क्या? बताओ आप ही। नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा ऑप्शन में कि जहाँ से चीज़ें मैच हो जाएंगी। इसको कब तक बताया गया है? 2025 तक इसको बना लिया जाएगा। और कितने साल के बच्चों के लिए इसको किया जाएगा? तो 8 साल तक के बच्चों के लिए। एग्जैक्ट डाटा बता रहे हैं बाबू। ठीक, स्कूल की तैयारी का मॉडल बनाया जाएगा। अब ये मॉडल देखिए, एक स्कूल की तैयारी का मॉडल एक बनाया जाएगा। ये मॉडल किस तरह से? ये आपको प्रैक्टिकली पूछेगा कि वो प्ले बेस्ड होगा, मतलब कि खिला के। मान लीजिए किसी बच्चे का, मान लीजिए क्लास 1 में ही एडमिशन हो गया, उसके सहपाठियों का भी एडमिशन हुआ। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं अपने सहपाठियों से। क्या हुआ? देखिए एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, सब ठीक तो है, क्या दिक्कत है? कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं किससे? अपने सहपाठियों से। तो उनको वापस उनके इक्वलिटी में लाने के लिए, ताकि साथ साथ अधिगम कराया जा सके, क्या किया जाएगा? एक 3 महीने का स्कूल मॉडल की तैयारी का मॉडल कराया जाएगा। 3 महीने की स्कूल का मॉडल तैयार किया जाएगा। कौन तैयार करेगा इसको?
एनसीईआरटी करेगा जो नेशनल लेवल पे है, और एससीईआरटी करेगा, मतलब राज्य के बोर्ड और एनसीईआरटी केंद्र लेवल के दोनों मिल करके स्कूल की एक तैयारी का मॉडल बनाएंगे जो प्ले बेस्ड होगा, आराम से सिखाया जाएगा, जो कि 3 महीने का होगा। ठीक, अब क्या देखिए लिखे हैं वही चीज़ें कि जो क्लास में सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं उन बच्चों के लिए ये होगा। ठीक, अब देखिए कि व्यवसायिक शिक्षा सिखाया गया था क्लास 6 में, काहे लिए सिखाया गया था, ताकि बच्चा जब निकले वहाँ से तो डिपेंडेंट रहे अपने आप पे। ये नहीं कि अगर वो पढ़ाई भी किसी रीजन से उसकी छूट रही है तो क्या हो जाए, वो पढ़ाई भी जब उसकी छूट रही है तो क्या कर लेगा, उस चीज़ को वो अपने आप को कहीं स्टेबल कर लेगा। तो कम से कम उसको इसकी ऐसा वोकेशनल स्किल सिखाया जाए कि जब छोड़े तो कम से कम एक स्किल वो बच्चा सीख करके ही जाए। ठीक, क्या करके जाए, एक स्किल वो सीख करके ही जाए। और ये रहा आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये चलाया गया है, ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी, ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाया गया है 2000 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी राष्ट्रीय मिशन द्वारा चलाया गया है। डायरेक्ट आपके ऑप्शन में आएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, बस वही बता रहे हैं जो क्वेश्चन आएगा, जो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मिशन द्वारा क्या चलाया गया। चार्ट है, ऑप्शन दिया रहेगा, एक दिएगा कि साक्षरता की बात कर रहा है संख्यात्मक ज्ञान के साथ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए लीजिए, अब खत्म होने वाली ये चीज़ें। थक जाते हैं बाबू, क्या किया जाएगा, पढ़ाना भी आप लोगों को, वो भी ज़रूरी है। देखिए लास्ट स्लाइड है, ख़त्म होने वाली चीज़ें। पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाएगा, पाठ्यक्रम को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। ठीक, 21वीं सदी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मैथमेटिकल थिंकिंग, मतलब उसके उनके मैथमेटिकल, ये नहीं कि बड़े बड़े मैथ लगवा देंगे, नहीं, क्या किया जाएगा कि मैथमेटिकल सोच करेंगे हम लोग, कैलकुलेटिव करेंगे और साइंटिफिक तरीके से बच्चे सोचेंगे। अब देखिए प्री स्कूल जो है, जो प्राइमरी स्कूल जो है, उसको सेकेंडरी स्कूल के साथ, आप लोग देखे होंगे ना, संविलियन स्कूल आपका नाम सुने होंगे, देख रहे होंगे कि कई जगह प्राइमरी स्कूल को क्या किया जा रहा है, मिडिल स्कूल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो संविलियन स्कूल जो के साथ क्या किया जाएगा, इनको एक साथ लाया जाएगा। और GER की बात की गया कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, ग्रास मतलब पूरी तरह से, एनरोलमेंट मतलब नामांकन होगा 100% किया जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, एक फुल फॉर्म आपको और याद करना है, आराम है, घबराइए नहीं। देखिए सिड्स, सोशली, ऐसे यहाँ देखिए, इधर मत देखिए, सोशली इकोनॉमिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, एस से सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स, चीज़ ठीक है चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हो गई, कुछ बचा नहीं ना। इसमें यही है कि इसको किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा कि जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, डिसएडवांटेज हैं, जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए ग्रुप बनाया जाएगा। किस किस बेस पे वो लोग पिछड़े हो सकते हैं, वो होगा कि मान लीजिए कि कोई उनके अंदर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी आप पढ़े ही हो, मान लीजिए कि उनको क्या बोला जाता है, कुछ एक ना छोड़िए हटाइए, हाँ, सोशियो मतलब समाज और पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत है, सांस्कृतिक रूप से कोई दिक्कत है, व्यक्तिगत भिन्नता है, जेंडर के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत है, तो उस समाज, जेंडर भी तो समाज में आ गया ना, सामाजिक रूप से, तो किसी भी तरह से सामाजिक पिछड़ापन या आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन या आर्थिक पिछड़ापन के जो डिसएडवांटेज होंगे उनके आधार पर क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, चीज़ें हुई क्लियर, और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो चलिए, इसी के साथ आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी समाप्त हुआ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अब तक रुकने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए सारे चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना, क्वेश्चन के साथ आपको बताना, चीज़ें आपको समझ में आना, बार बार मिटाना, लिखना, आपको दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें को क्लियर करना, मेहनत तो लगता है बाबू, बस इसको सार्थक आप लोग कर दीजिएगा। पेपर में आपको क्वेश्चन डील करने हैं और आप आ करके इसका कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप लोग आ करके बताइएगा कि हाँ जैसे पेपर आपका बना है कि नहीं बना है। प्रयास रहेगा कि एक सेशन और लेकर आएँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कर दिया जाए आपको, और क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं जो बन सकते हैं उसको लगवाया जाए। बाकी थ्योरी हमने सारा करा दिया, इसके साथ क्वेश्चन भी आपको बता दिया कैसे पूछेगा, कैसे पूछा था वो भी बता दिया।
और सेशन भी बड़ा लंबा ना हो इसलिए छोटा ही रखा गया, फिर भी पूरा मैराथन ख़त्म कर दिया गया, पूरा NEP ख़त्म हो गई। अब इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर अब तक आप लोग रुके हो और जो भी है आप जब समझ रहे हो, लगे कि करना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं तो शेयर करिए, इससे अधिक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। लाइक करिए, कुछ लगे कुछ डाउट है तो फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, और इसी के साथ जय हिंद।